नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां विकास यात्राओं का दौर जारी है और इस बीच लोकार्पण और शिलान्यास भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर एलजी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर में राजस्थान से है, जहां मुख्य सचेतक ने इस्तीफा देने से सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश भर में विकास यात्राओं का दौर जारी है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकास यात्रा नवाचार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक 24,000 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण हो चुका है। वहीं 18,000 से अधिक विकास कार्यों के शिलान्यास किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल 2 नवाचारों की चर्चा करेंगे। इंदौर जिले में निराश्रित और मानसिक रूप से बीमार बहनों के लिए होम अगेन केंद्र खोला गया है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्था को सौंपी गई है। बुरहानपुर में छात्रावासों के कायाकल्प और बेहतर प्रबंधन के लिए छात्रावास कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही क्रूनो अभयारण्य में चीते छोड़ने पर कहा कि क्रूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ा है। क्रूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। विकास यात्रा नवाचार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक 24,518 लोकार्पण हो चुके हैं, 18,552 शिलान्यास हो चुके हैं, 4,26,959 लोगों के जो विभिन्न आवेदन आए थे उनकी स्वीकृति हो गई है। आज केवल 2 नवाचारों की चर्चा करूंगा। इंदौर जिले में निराश्रित और मानसिक रूप से बीमार बहनों के लिए होम अगेन केंद्र खोला गया है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्था को सौंपी गई है। बुरहानपुर जिले में छात्रावासों के कायाकल्प और बेहतर प्रबंधन के लिए छात्रावास कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अनेकों नवाचार यात्रा के दौरान हो रहे हैं। आज सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ जी से केवल इतना ही कहता हूं कि झूठी घोषणाएं ना करें, फिर से जनता को ना भ्रमाएं, क्योंकि पुराने वचन आपने पूरे नहीं किए। आपने कहा था मध्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओं के लिए रैन बसेरे खोले जाएंगे, 1.25 साल में एक भी नहीं खोला। धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास यात्राएं चल रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विकास यात्राओं के फीडबैक कुछ जगहों से पॉजिटिव नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 फरवरी से विकास यात्रा की शुरुआत की थी और 25 फरवरी तक यह विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने विकास यात्राएं शुरू की थी तो कई जगह से फीडबैक सही नहीं आ रहा है, तो कई जगह से ऐसे वीडियो भी जारी हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को नीचे देखना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से आज बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगभग 24,000 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण हो चुके हैं, वहीं 18,000 से ज्यादा विकास कार्यों के शिलान्यास हुए हैं, वहीं 4 लाख से ज्यादा और आवेदन जो आए हैं उनमें कई ऐसे कार्य थे जिनकी स्वीकृति हुई है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि विकास यात्रा जो निकाली जा रही है
वह नवाचार उसमें हो रहे हैं, जनता के जो काम है उसमें तत्काल स्वीकृति भी दी जा रही है और जो जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का काम भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई जिलों में विकास यात्राओं में शामिल हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात करें या फिर सांसदों की बात करें, वही भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार विकास यात्राएं निकाल रहे हैं और लोकार्पण और भूमि पूजन के जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देवेंद्र जी, आपने सवाल किया है कि कई जगह ऐसे फीडबैक सही नहीं मिला है, तो ऐसे में इसका जिक्र भी कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद जो है विकास यात्रा का, जो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना हो, वह जनता तक पहुंचे और विकास की जानकारी जनता तक पहुंचे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सब विकास किए हैं और आगामी क्या सरकार की योजना हो इसकी जानकारी भी जनता तक पहुंचे। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कई इक्का दुक्का ऐसी चीजें हैं जहां पर कई जनप्रतिनिधियों के विवादित वीडियो भी सामने आए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी होते हुए देखी गई है। विपक्ष ने भी कई बार इन वीडियो को लेकर सत्ता पक्ष यानी कि सरकार पर हमला किया है। तो निश्चित रूप से लेकिन कहीं ना कहीं विकास यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर है और प्रतिदिन उसका फीडबैक भी लेते हैं और क्या क्या कार्य योजना सरकार की है इसकी जानकारी कहां तक पहुंची है और कितने विकास कार्यों के लोकार्पण हुए हैं और कितने के शिलान्यास हुए हैं, कितने आवेदन आए हैं, कितने स्वीकृति रह गई है, इन तमाम चीजों का फीडबैक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज रात में जरूर लेते हैं अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से भी। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवाचार की बात करी है, तो नवाचार तो जैसे जैसे विकास यात्राएं बढ़ेंगी वैसे वैसे वहां पर देखने को मिलेगा, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन अगर इन नवाचार के लिए धन मुहैया नहीं हुआ तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या जो आगामी मध्य प्रदेश का बजट बनने वाला है, क्या उसमें उम्मीद है कि इनके लिए धन अलग से मुहैया कराया जा सकता है? देखिए देवेंद्र जी, जो आपने सवाल किया है कि आखिर बजट की कमी हो सकती है, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर नहीं किया कि किन योजनाओं को लेकर बजट की जरूरत हो सकती है। अगर हम बात करें, अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसकी शुरुआत 5 मार्च से होगी। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वह 5 मार्च से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर सीएम शिवराज ने स्पष्ट किया है कि जून माह से जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं होंगी उनके खाते में भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बजट का प्रावधान भी, जो आगामी बजट आने वाला है, बजट सत्र 27 फरवरी से मध्य प्रदेश का शुरू होने वाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार बजट का प्रावधान निश्चित रूप से करेगी। और जो आपने सवाल किया है कि इसमें बजट की कमी आ सकती है, लेकिन किन योजनाओं में बजट की कमी आ सकती है स्पष्ट जरूर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी अगर हाल ही की योजना की अगर हम बात करें, लाडली बहना योजना की, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और बजट का भी इसमें प्रावधान किया जाएगा। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के विकास यात्रा चल रही है और बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मेयर चुनाव मामले में एलजी सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की है। एलजी ने वकील को लेकर सेक्रेटरी को आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील तय किए। एलजी ने वकील तुषार मेहता को वकील बनाया, जबकि वह पहले से ही उनकी सरकार का केस लड़ रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया गया। एलजी संविधान को कुचल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उपराज्यपाल के साथ दिल्ली कैसे चलेगी। उधर सीएम केजरीवाल ने एलजी को नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे
तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा एलजी साहब ने कि पहली चीज, आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। तेरा वकील तो तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है एलजी पर कि जो मेरा वकील था उसी वकील को पैरवी के लिए लगा दिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली मेयर अध्यक्ष पद के चुनाव का जो मामला था वो उनके पक्ष में ही आया है कि नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन ये आरोप लगा है। क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि जो 10 नॉमिनेटेड रखा है कि वो जो है मेयर चुनाव में और उप मेयर चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नॉमिनेट और उनकी जो भी टेक्निकलिटी हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो वकील एक केस को दो पक्षों में लड़ा जाता है, दोनों का वकील एक है। ये कुछ हमें लगता है कि थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी इन्होंने एक गौतम साहब का नाम लिया था कि गौतम लड़ रहे थे, बाद में ये साहब के पास आया है। तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशंस में गैप हो गया हो, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हाँ, सबसे अहम खबर ये है कि केजरीवाल साहब के हौसले बुलंद हो गए जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है और वो चाह रहे कि जल्द से जल्द जो है मेयर का चुनाव हो जाए, क्योंकि उनकी बहुमत का है और बहुमत से अगर होगा तो उनका, अगर लोगों जो पार्षद हैं अगर वो उनका आत्मा की आवाज को अगर वो नहीं सुनते हैं और एक दल के संपर्क में रहते, एक दल के ही जिससे जीते हैं उसी को ही अगर वोट, की बात है कि उनका मेयर बनने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं और 22 फरवरी का उन्होंने निवेदन किया है, एलजी से अनुरोध किया है। तो उम्मीद है कि 22 फरवरी को दिल्ली का नया मेयर मिल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही उत्सुकता है दर्शकों के बीच भी होगी कि क्या दो पार्टियां हैं, अगर जो मुकदमा लड़ रही हैं तो उसके लिए एक ही वकील नियुक्त किया जाए, और वह अगर जो नियुक्त कर दिया जाता है दोनों पार्टियों की तरफ से, तो वो आखिर लड़ेगा क्या? मुकदमा कौन सा लड़ेगा, किसकी तरफ से? देखिए, इसमें मसला सरकारी वकील का था, तो सरकारी वकील जो है वो दिल्ली सरकार भी अपना सरकार के ही वकील रखती है और एलजी भी जो है वो भी सरकारी वकील को ही नियुक्त करती है। अब उनका कितना बड़ा पैनल था, क्या हुआ और क्या कम्युनिकेशंस गैप हुआ, क्योंकि आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में लेफ्ट हैंड को ये नहीं मालूम रहता राइट हैंड क्या होता है और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की बात नहीं मालूम होती। लेकिन जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के में जाता है, महामहिम जज साहब के पास जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ही रिफाइंड होते हैं, वो भी इस मसले को समझते हैं और अब कानूनी रूप से ये देखने वाली बात है क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक केस हो, वकील चाहिए पक्ष और विपक्ष का, क्या दोनों एक ही हो सकते हैं? तो ये बड़ा एक पेचीदा काला है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब होंगे जो इस केस को सुन रहे होंगे तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने एलजी पर एक बार फिर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे हमारे वकील को ही अपना एडवोकेट नियुक्त कराए हुए थे। हालांकि फैसला दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया है। रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत अब खुलकर मैदान में आ रही है। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सितंबर में विधायक दल की बैठक में न पहुंचने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। इस बीच गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी ने मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया है। मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी
सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। इधर रंधावा के बयान के बाद अब जोशी ने इशारों में पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर सियासी विवाद को हवा दे दी है। महेश जोशी ने 25 सितंबर की घटना के एक्शन के रूप में इस्तीफा दिया या 2 पदों के कारण दिया। इस सवाल पर रंधावा ने कहा कि इस्तीफा का कारण वो कार्रवाई भी है, 2 पद भी है। इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि इस समय कांग्रेस में या राजस्थान में कांग्रेस के बीच सियासी हलचल चल रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसे ही महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा पहले दिया था, लेकिन स्वीकार जो है वो कल हुआ। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति, एक पद का प्रावधान है और उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ जो इनके प्रदेश प्रभारी है रंधावा, उनकी कार्रवाई को भी जोड़ते हुए कहा है कि कार्रवाई भी एक कारण हो सकता है। अब इशारों के अंदर, जैसा कि राजस्थान की कांग्रेस में दौर चल रहा है, उसी को लेकर महेश जोशी को ये मौका मिल गया है कि अगर वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कार्रवाई को लेकर 25 सितंबर की जो घटना थी, उस घटना को लेकर कार्रवाई की गई है, तो इससे पहले करीब 2 साल पहले जो मानेसर में विधायकों ने मानेसर में डेरा डाला था, उस समय से लेकर अब तक विधायकों पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो प्रदेश प्रभारी हैं, जब इस मामले को देख रहे हैं तो उस मामले के भी पर्दे खुलेंगे, उस मामले को भी ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होगी। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो एक पाला बदलकर दूसरे पाले में, दूसरे से तीसरे से चौथे पाले में जाती हुई दिख रही है। और उसी सबका पूरा परिणाम इस समय मुख्य सचेतक के रूप से जो इस्तीफा का स्वीकार हुआ है, इस्तीफा वो एक तस्वीर के रूप में सामने आया। जी देवेंद्र जी। दीपेंद्र, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो नूरा कुश्ती कांग्रेस के अंदर चल रही है, इससे जनता को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की तरफ नहीं है। ऐसे में क्या आपको भी ये लगता है कि वास्तव में ये सरकार आपसी जो गुटबाजी है उसके चलते जनता पर ध्यान नहीं दे पा रही है? जी, विपक्ष तो शुरुआत से ही, जब से कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी का जो सिलसिला, जो चैप्टर शुरू हुआ, वो लगातार हर तीसरे छठे महीने में, जब भी चुनाव, राज्यसभा के चुनाव आए या कोई उपचुनाव हुआ या अगर मेयर की ताजपोशी की बात हो, मेयर का चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक जितना भी समय है, प्रदेश की जनता में ये मैसेज गया है कि ये बाड़ेबंदी की सरकार। विपक्ष के आरोप को तो यहाँ की प्रदेश की जनता है, जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये फिर होटल में चले गए, फिर 3 महीने 6 महीने बाद कुछ हुआ, ये फिर बाड़ेबंदी में चले गए। तो इससे जाहिर सी बात है कि विपक्ष को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला ही। जनता के काम में काफी प्रभावित हुए हैं और योजनाओं पर भी प्रभाव डाला है कि जब विधायक ही नहीं है, जब मंत्री ही नहीं अपने कार्यालय में का जो विभाग है वहां पर, तो कैसे उस विभाग को चलाया जाएगा, कैसे अधिकारी काम करेंगे जी, ये सीधे सीधे तौर पे देखा जा सकता है। इसलिए प्रभाव तो पड़ा है काफी, और इसका जो सही जो पिक्चर है कि ये प्रभाव पड़ा ही नहीं पड़ा है, कि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ये सब जो पूरा चैप्टर रहा पिछले 3 साल 4 साल में कांग्रेस के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र नरूका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में नूरा कुश्ती चल रही है आपस में, और विपक्ष इस बात को भुनाना चाहेगा और भुनाने का प्रयास भी कर रहा है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका। रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर।
खबर बदायूं जिले के विकासखंड इस्लाम नगर के गांव नूपुर पिनौनी से है, जहां ग्राम प्रधान राधेश्याम गिरी और सचिव आस मोहम्मद मिलकर आवास के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे हैं। बता दें कि गांव में रहने वाली महिला की पीएम आवास योजना की पहली किस्त आ चुकी है, जिसमें ग्राम प्रधान ने महिला से 20,000 रुपये मांगे हैं। प्रधान ने कहा कि यदि उनके लिए पैसे नहीं दिए गए तो उनके खाते में दूसरी किस्त का पैसा नहीं आने दिया जाएगा। यह मामला अकेला नूपुर पिनौनी का ही नहीं बल्कि अधिकतर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान गरीबों से आवास दिलवाने के नाम पर पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका नाम लिस्ट से कटवा दिया जाएगा और उनका आवास ही नहीं बनेगा और गरीबों को आवास लेने के खातिर उनको पैसे देने पड़ते हैं। वहीं इस मामले में एडीओ पंचायत नरेश पाल सिंह ने कहा है कि किसी भी ग्राम प्रधान को कोई पैसा नहीं देना है। माता जी आपका आवास आ गया? आवास आएगा। कोई किस्त आई है आपकी? 40,000 है। 40,000 है। किसी ने कोई पैसे नहीं 20,000 मांग रहा है प्रधान जी पैसे मांग रहे हैं। आप 20,000 मांग रहे हैं? 20,000 रिश्वत के मांग रहे हैं? हाँ रिश्वत के मांग रहे हैं। अच्छा, कौन है प्रधान जी आपके यहाँ के? पिनौनी के। नाम बताया आपको? राधेश्याम गिरी। अच्छा, और किसी ने पैसे मांगे प्रधान जी के अलावा? प्रधान जी के अलावा और कोई नहीं मांगे हैं। 20,000 रुपये मांग रहे हैं आपसे? प्रधान जी ना मांगे 20,000 रुपया। अच्छा, तो आपने उन्हें पैसे दे दिए कुछ? मैंने अभी ना था। अच्छा, और वो कितने आइए सो देखो काम कर ली मैंने तो पैसा जमा भट्टा पकड़ दे मैंने। अच्छा, और 10 कट्टा सीमेंट के और देखो डल्लब रेता मंगा लो मैंने। नो कह रहे कि देखो ना बना देंगे तो हम ना बन देंगे कितने। अच्छा, पैसे नहीं दोगे तो? 20,000 बना दोगे तो। अच्छा, अगली किस्त नहीं आने देंगे? हाँ, पहली कितना वो बना देंगे हम। अच्छा, दूसरी कितना पहले किस्त आ चुकी है आपके खाते में? आप किसी को पैसे नहीं देना? हाँ, मैंने कार्ड बना था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ज्ञान सिंह, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होता दिख नहीं रहा है, मामला क्या है? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला विकासखंड इस्लाम नगर के गांव नूरपुर पिनौनी का है, जहां ग्राम प्रधान राधेश्याम गिरी और सचिव आस मोहम्मद मिलकर आवास के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे हैं। इसी गांव का एक मजरा लगता है जिसमें एक विधवा महिला रहती है जिनका नाम है अतरकली, जिनके पति का नाम है सरोज सिंह है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास की पहली किस्त आ चुकी है, जिसमें प्रधान द्वारा उनसे 20,000 रुपए मांगने का मामला सामने आया है। प्रधान ने कहा इनके लिए नहीं दिए तो उसे मैं दूसरी किस्त ज्ञान सिंह, भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार का मामला लगभग इस तरह के मामले तमाम गांवों में भी देखने और सुनने को मिल जाते हैं। आरोप है, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये सारी बातें जांच का विषय हैं और जांच इसकी होनी चाहिए और जैसे ही जांच होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में अगर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है तो गांव से भी भ्रष्टाचार मुक्त करना ही होगा। तो आज की 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।